हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 2 के चैप्टर 15 में हम लोग क्लास 4th में आ चुके हैं और आज हम लोगों को करना है हेसन मैट्रिक्स। लेकिन हेसन मैट्रिक्स से पहले एक कोई क्वेश्चन था जो कि हमें डिस्कस करना था, लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने इसको लिख लिया था। डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 2 अगेन। उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि लास्ट में जाते जाते उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो एक बार आप लोग उसको देख लें। क्लास 2 में चलते हैं बच्चे, तो मुझे क्लास 3 को क्रॉस करके बैक जाना पड़ेगा क्लास 2 में। क्लास 3 सब याद है ना, लेवल का पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह ये सब हुआ था। क्लास 2 का लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन में था हमें इसका कर्व बनाना था, इसका। इसमें बस नोट आपको यही रखना है, सिंस जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो जेड कैन बी पॉजिटिव ओनली, क्योंकि रूट पहले से दिया हुआ है हमें। जेड कैन बी पॉजिटिव ओनली, जेड सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने जो भी ग्राफ बनाया था इसमें से आप नेगेटिव को हटा दोगे, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, -1 को हटा देना है, मतलब अब एक एक के लिए ही बनेगा। और इसका 3D ग्राफ कहाँ है, ये है। इसका सिर्फ हेमी स्फेयर बनेगा, क्या बनेगा, खाली हेमी स्फेयर बनेगा बस। समझ में आ गई बात, ऊपर वाला जिसमें जेड पॉजिटिव है, ऊपर में है जेड एक्सिस ना, इसलिए सिर्फ ऊपर वाला बना है। क्लियर बच्चे, बस ये आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना है क्योंकि पहले से अंडर रूट दिया हुआ था। अंडरस्टूड। अब हम लोग वापस आते हैं अपनी क्लास 4th में। पार्शियल डेरिवेटिव में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आज एक छोटा सा टेक्निक है हेसन मैट्रिक्स, इसका यूज होगा चैप्टर 18 में जब आप एमएमई 3 पढ़ोगे। तो अभी लेकिन इसका इंट्रोडक्शन तो चैप्टर 15 में ही है। तो हेसन मैट्रिक्स, अब इसको हटा देते हैं, अब ये तो हो चुका है, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने लिखा था। देखो हेसन मैट्रिक्स में क्या करना है, मान लो कि फंक्शन हमारा 3 वेरिएबल का है, x1 x2 x3। मैट्रिक्स का आपको इतना तो एड्रेसिंग याद है ना कि अगर मैंने कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए में A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये सब एड्रेसिंग याद है, इस तरीके से लिखते थे, सबको याद होगा, 12th में पढ़ा होगा। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ऐसा ही 2x2 का भी हो सकता है, ऐसा ही 3x4 का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। हेसन मैट्रिक्स कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन है 3 वेरिएबल का, तो इसका हेसन मैट्रिक्स हो जाएगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। अब यहाँ पे फर्स्ट फिर सेकेंड, देख रहे हो आप पैटर्न, इसलिए पहले मैंने मैट्रिक्स का एड्रेस लिख दिया है, इसी डिजाइन से लिखा जाता है फंक्शन को। F11 डबल डैश आप लगाओ या ना लगाओ, अब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अंडरस्टूड है कि अगर आपने नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा लिखा है वो पार्शियल डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो लगा सकते हो। F13 डबल डैश, F21 डबल डैश, F22 डबल डैश, F23 डबल डैश, F31 डबल डैश, F32 डबल डैश, F33 डबल डैश। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डालना है तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही वेरिएबल है, तो 1 का 1 2 3, 3 का 1 2 3 ऐसे ही चलेगा, और तो 4 तो आएगा नहीं। तो अब आप समझ चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन आपको करना होगा, सो बी रेडी। पहले आप ध्यान से देख लो, अगर मैंने आपको बोला एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4, तो सी द पैटर्न, पहले एक्स आया फिर वाई आया फिर जेड आया, ये फंक्शन में लिखा रहेगा। अब हमें इसका हेसन मैट्रिक्स लिखना है, तो हेसन मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा बताना, फॉर्मेट एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, फिर आ जाएगा एफ वाई एक्स, फिर एफ वाई वाई, फिर एफ वाई जेड, फिर आ जाएगा एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई, एफ जेड जेड।
चलो पहले एफ एक्स निकालते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर, फिर जाएंगे ना सेकेंड ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और वाई क्यूब में कोई x नहीं है, जेड टू द पावर 4 में भी कोई x नहीं है, हो गया खत्म। फिर निकालेंगे एफ वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और जेड टू द पावर 4 का 0। एफ जेड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई क्यूब का 0 और जेड टू द पावर 4 का 4z क्यूब, 4z क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसका सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट करो, एफ एक्स एक्स डबल डैश, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तब तो 2, अगर x का y के रिस्पेक्ट में किए तो क्या उसमें कहीं भी कोई y है, नो, ये हो जाएगा 0। एफ एक्स जेड डबल डैश करेंगे तो देर इज नो जेड एट ऑल, हमें इस पे फोकस करना है, कहीं भटकना नहीं है। तो इसमें जेड नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। एफ वाई एक्स निकालोगे तो वो 0 क्योंकि कोई x नहीं है। एफ वाई वाई निकालोगे तो 6y, एफ वाई जेड निकालोगे तो 0, एफ जेड एक्स निकालोगे तो 0, एफ जेड वाई निकालोगे 0, एफ जेड जेड निकालोगे तो 12z स्क्वायर। तो हेसियन मैट्रिक्स आ जाएगा एफ एक्स एक्स यानी कि 2, ये जो है ना ये सब एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, इन सबको रो वाइज लिख देना है, सबको रो वाइज लिख देंगे 2 0 0। फिर एफ वाई को लिख देंगे 0 6y 0 0 0 12z स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा हेसियन मैट्रिक्स। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें? अब एक क्वेश्चन आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोगों को करना है। ये स्मॉल a इज अ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन a, b एंड t, यानी यहाँ पर वेरिएबल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल T है। इक्वल टू 1 2 2 प्लस 3a माइनस 25t माइनस 75b स्क्वायर माइनस a बाई b। आपको इसका हेसियन मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, हेसियन मैट्रिक्स बनाना है। तो जरा आप लोग इसको ट्राई करो, एक बार हम आपको मौका जरूर देंगे कि आप लोग इसको खुद से ट्राई करें। अगर पिछले क्वेश्चन का कुछ देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, उसके बाद से सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा बैकबोन है इस चैप्टर का। वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन सबको 5 क्वेश्चंस को हम लोग डालते हैं लेंदी वाले में। जल्दी से करो आप लोग, इसको 2 मिनट का समय मिल रहा है आपको। देखिए बच्चे, आप लोगों ने तो ट्राई कर लिया, अब आप लोग अपना मैच करो मेरे से। इसमें सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे डैश। ए कहाँ का है, यहाँ है और यहाँ है, तो डेरिवेटिव विल बी ए का 3 और माइनस माइनस प्लस, नहीं ए के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ए का 1 और आ जाएगा माइनस 1 बाई बी। फिर ए बी डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे तो सिर्फ 2 ही जगह है, दिस एंड दिस, माइनस 150 बी और फिर माइनस माइनस प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर। उसके बाद से ए टी डैश निकालेंगे, तो टी यहाँ है और कहीं है ही नहीं, तो माइनस 25। अब आप ए डबल डैश निकालोगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में अब फिर से ए बी टी का साइकिल चलेगा, तो ए डैश निकालोगे तो 0, ए बी डबल डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी तो है बच्चे, बी है ना फर्स्ट डेरिवेटिव में, माइनस 1 बाई बी का क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। फिर ए टी डबल डैश, देर इज नो टी एट ऑल इन ए डैश, इसमें कहीं भी टी नहीं है, इसलिए 0। ए बी ए डबल डैश, इसमें ए है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ है, तो ए का हो जाएगा 1 और 1 बाई बी स्क्वायर विल बी कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चे। ए बी बी,
तो बी यहाँ भी है, फर्स्ट वाले में भी है और सेकेंड वाले में भी है, तो -2a/b का क्यूब a b t double dash, there is no t at all, derivative will be 0, a t a double dash 0, इसमें तो सब हो जाएगा 0, सारे के सारे हो जाएंगे 0, सारे के सारे हो जाएंगे 0, ठीक है। तो अब हम लोगों को फिट कर देना है हेसन मैट्रिक्स में, तो ये चला जाएगा फर्स्ट रो में, याद है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, तो सबको पुट कर देना है, 0 1/b² 0 1/b², फिर -150 -2a/b³ 0, थर्ड में 0 0 0। ये बस निकालना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हेसन मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, हेसन मैट्रिक्स क्या है। और इसमें एक बात आप ध्यान दे रहे हो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता? तो जैसा इधर है, ये देखो ना, वैसा ही इधर है। मैंने आपको पढ़ाया था यंग्स और स्वर्स थ्योरम, तो ये देखो fxy और fyx दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि आप पहले x कर रहे हो बाद में y, या फिर पहले y और बाद में x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो, ये दोनों क्या होंगे, fxz और fzx क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, और फिर ये दोनों भी सेम होंगे, ये एंड ये, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है सिमेट्रिक। डायगोनल का जैसा नीचे है वैसा ही सेम टू सेम ऊपर है, तो ये डायगोनली सिमेट्रिक हो गया हेसन मैट्रिक्स। अब हेसन मैट्रिक्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, अब आप लोग बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा लें। सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, ये आते हैं पेपर में टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस क्लास में कराते हैं। सम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, क्वेश्चन नंबर 1, For the Cobb-Douglas production function, explain MPL, MPK, MPT and law of diminishing returns। मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्वेश्चन करोगे तो एक्चुअली में आप माइक्रो पढ़ रहे हो, तो एमएमई फॉर माइक्रो है, इसलिए कुछ ना कुछ इसमें इकोनॉमिक्स की बातें आती रहेंगी बार बार, तो ये आपको कनेक्टिविटी बनाएगा ना कि मैथ्स को कैसे अप्लाई करना है इकोनॉमिक्स में। तो फॉर दी Cobb-Douglas production function, for the Cobb-Douglas production function, explain the MPL, MPK, MPT and law of diminishing returns। किसी को पता है एमपीएल के बारे में, आइडिया है, पढ़ा हुआ है आपने पहले कभी? हाँ बिल्कुल सही। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मेट मैंने आपको चैप्टर 15 के फर्स्ट क्लास में सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाते हैं, याद होगा आपको। यहाँ पर L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, T फॉर लैंड, तो आपको एक फॉर्मेट खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्म है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए आप बना सकते हो खुद से भी फंक्शन। तो सिंस इट इज़ अ कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सो इट्स फॉर्मेट विल बी कैपिटल A, फिर पहले आप लिख दो कुछ भी, K A to the power A, L to the power B, T to the power C। MPL का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर, यानी अगर हम लेबर में 1 इंक्रीज करें तो प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, एंड इनपुट फैक्टर्स, 3 इनपुट फैक्टर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, तो जैसे जैसे इनपुट को डालेंगे वैसा ही प्रोडक्शन निकल करके आएगा, यानी वैसा ही आउटपुट आएगा। MPL बोले तो MPL का मीनिंग होता है मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर, और ये मैंने MME 1 में भी पढ़ाया था कि जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने 12th में पढ़ा होगा बच्चे, dy/dx इज अ रेट मेजर। रेट मेजर मीन्स हाउ मच y इज चेंजिंग फॉर 1 यूनिट चेंज इन x। x को हम 1 से बढ़ा रहे हैं तो y में कैसा चेंज हो रहा है ये बताता है dy/dx।
मार्जिनल का मीनिंग भी कुछ कुछ वही होता है जो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल पढ़ते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि लेबर अगर 1 यूनिट से बढ़ाए तो प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर। तो उसके लिए बच्चे हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ अकेला लेबर तो नहीं है, यहाँ और भी वेरिएबल्स है ना, कौन कौन से हैं, कैपिटल और लैंड, इसलिए संभल करके डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ना फ्रीली नहीं कर सकते, और संभल करके डिफ्रेंसिएशन मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एल, या फिर बोले तो ऐसे भी लिखते हैं एफ एल डैश, ये आ जाएगा ए के टू द पावर ए टी टू द पावर सी को कांस्टेंट रख दिया, और फिर डिफ्रेंसिएशन हम किसका कर रहे हैं, एल टू द पावर बी का। अभी स्टार्टिंग है इसलिए इतना इतना सिस्टम से कर रहे हैं, बाद में तो आप फटाफट बस कर दोगे, डायरेक्टली आ गया ए बी कांस्टेंट को एक साथ कर दिया, के ए टू द पावर के टू द पावर ए टी टू द पावर सी एल टू द पावर बी -1। कोई मुझे बताएगा इसका साइन क्या होगा, तो यहाँ तो लिखा ही नहीं हमने, ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव डेट लाइज बिटवीन 0 to 1 सच डेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताना एमपीएल का साइन क्या होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि कैपिटल ए तो पॉजिटिव होता है, बी भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये b -1 तो नेगेटिव है, ध्यान से सुनो, b -1 इज नेगेटिव, लेकिन बेस तो पॉजिटिव है ना, ध्यान से सुनो, 2 to the पावर -5 होगा तो भी 1/32 पॉजिटिव ही रहेगा, यानी किसी भी पावर वाली वैल्यू का इंडिसेस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका बेस पॉजिटिव है या नहीं। अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर में चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव हो या कुछ भी हो, वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, हमें पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि MPL इज पॉजिटिव, और MPL पॉजिटिव हो भी क्यों ना, होना ही चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जब भी हम किसी भी इनपुट फैक्टर को बढ़ाएंगे तो भाई प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना, तो MPL हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, और आ भी रहा है हमारा पॉजिटिव। इसी तरीके से अब आप MPK निकाल दो, क्या निकालोगे, MPK निकालोगे तो डेल एफ बाई डेल के, यानी एफ के डैश का मतलब हो गया के का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दे, खाली इसी का होगा, ए नीचे आएगा और के टू द पावर a -1। अब तो आप लोग भी कर लेते होगे, एल को नहीं छेड़ना, टी को नहीं छेड़ना, और ये भी आएगा हमेशा पॉजिटिव, समझ में आ रही है बात। अब तीसरा है MPT, यानी विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, मार्जिनल प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लैंड। तो इसके लिए हम लोग करेंगे डेल एफ बाई डेल टी, या फिर एफ टी डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी, देखो ना सी नीचे आ जाएगा, इस बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा टी टू द पावर c -1, k to the power a, l to the power b, t to the power c -1, and this is also positive। तो MPL, MPK और MPT तो निकल गया, क्या क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला हुआ है, पढ़ो तो, MPL, MPK, MPT, ठीक है। और आगे क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोल रहा है, किसी को पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में, डेफिनेशन ही बता दो, लैंग्वेज बता दो, जो भी आता है गलत सलत, अगर थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ मुझे, नहीं 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 नहीं, गलत आपने समझ लिया, हाँ जी, हम्म, फाइनली डिक्लाइन तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी इनपुट बढ़ाओगे वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा। ध्यान से सुनो, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि मान लो अगर आपने पहले लेबर बढ़ाया, ठीक है, पहले लेबर बढ़ाया, एक लेबर बढ़ाने पे सपोज करो 10% का आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो आप तो सोचोगे कि चलो एक और लेबर बढ़ा देंगे तो वो भी 10% प्रोडक्शन को बढ़ा देगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला लेबर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 10% होता है, दूसरा लेबर उतना नहीं करता, हो सकता है 9% कर दे, 8% कर दे। देखो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, जीरो तो कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन अब रेट क्या हो गया उसका, कम हो गया। पहले 10% हो रहा था, अब 9% हो गया, तीसरा लेबर हो सकता है 8% हो, चौथा उससे भी कम हो। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। रिटर्न तो पॉजिटिव ऑलवेज होगा, लेकिन अब उस रेट से रिटर्न नहीं मिलेगा जिस रेट से पहले मिल रहा था। समझ में आ गई बात? तो दैट इज कॉल्ड, यस। ये तो आप ज़्यादा डिटेल में माइक्रो में पढ़ोगे, लेकिन अभी बस इतना ही बता देते हैं कि अभी हम लोग लेबर और लैंड को कांस्टेंट रखेंगे। मान लो लेबर की बात करें तो कैपिटल और लैंड को कांस्टेंट रख रहे हैं। शुरुआत में इनिशियली जब आप लेबर बढ़ाओगे तो दूसरे रिसोर्सेज भी अनयूटिलाइज्ड होते हैं, उसको लेकर के कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो जाता है। प्रैक्टिकली ये होता है। जब आप फिर थोड़ा सा और बढ़ाओगे लेबर को, तो हो सकता है कि अब कोई एक्स्ट्रा कैपिटल ना हो, कोई एक्स्ट्रा लैंड ना हो, तो वो उतना नहीं दे पाएगा, अब उसके लिए रिसोर्सेज थोड़ा कम होता जाएगा। तो हर नेक्स्ट इनपुट के लिए रिसोर्सेज, जो आउटसाइड रिसोर्सेज थे, वो कम होता जाएगा, क्योंकि पहला वाला यूज कर चुका होगा। इसलिए प्रोडक्शन क्या होता है, उस रेट से नहीं बढ़ पाता, कम होता है। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप माइक्रो में पढ़ोगे ही, मैथमेटिक्स में उतना नहीं पढ़ना है, जितना है उतना ही करा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में देखो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है कि एमपीएल तो पॉजिटिव है, लेकिन जब आप दोबारा एल के रिस्पेक्ट में करोगे ना सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी एमपीएल का रेट जो है, एमपीएल रेट इज, या एमपीएल इज डिक्रीजिंग, एमपीएल इज डिक्रीजिंग। तो सेकेंड डेरिवेटिव खुद के रेस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए खुद के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप दूसरा बढ़ाते हो लाइक एमपीएल के, वो आएगा पॉजिटिव। पहले लेबर बढ़ाया, अब कैपिटल भी बढ़ा दिया, तो अब और ज़्यादा दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया कंपाउंड इफेक्ट डालेंगे और आ जाएगा, और भी इंक्रीजिंग रिटर्न आ जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को यहाँ प्रूव करना है। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, एफ के एल टी इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी। तो एफ के डैश करोगे तो ए के टू द पावर ए माइनस वन एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी। अब जब दोबारा के रिस्पेक्ट में करोगे, ए माइनस वन, अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। देखो मैंने किसको किसको नहीं टच किया, एल और टी को नहीं टच करना, क्योंकि हम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये कैपिटल ए पॉजिटिव, स्मॉल ए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये जो है ए माइनस वन, ये क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि आपको याद है ना, ये जो स्मॉल ए बी सी होते हैं, ये सब 0 और 1 के बीच में होते हैं, ये सब 0 और 1 के बीच में होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, लाइक 0.7, 0.8। अब अगर उसमें से आप -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। इसलिए एफ के डबल डैश आ गया नेगेटिव। सिर्फ एफ के डबल डैश नहीं, एफ एल डैश निकालो। एल का करोगे तो ए बी के टू द पावर ए एल टू द पावर बी माइनस वन टी टू द पावर सी। दोबारा जब एल के रिस्पेक्ट में करोगे, ए बी, फिर आ जाएगा नीचे बी माइनस वन। अब यही तो है नेगेटिव बनाने वाला फैक्टर ना, कौन नेगेटिव बनाएगा, ये बी माइनस वन। तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सिमिलरली एफ टी डैश जब आप निकालोगे, एफ टी डैश, तो एफ टी डैश विल बी ए सी के टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी माइनस वन। फिर एफ टी डबल डैश करोगे तो ए सी टी माइनस वन के टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी माइनस टू, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। एक कोई क्रॉस वाला निकाल करके देख लें। क्रॉस बोले तो एफ एल के डबल डैश, पहले लेबर और बाद में कैपिटल।
तो ये रहा मेरे पास एफ एल डैश है ही, इसी को के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ये कॉपी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए आ जाएगा नीचे, यानी ए बी ए के टू द पावर ए माइनस वन एल टू द पावर बी माइनस वन टी टू द पावर सी, एंड दिस इज पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्मॉल ए पॉजिटिव, ये बेस पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, पूरी चीज क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। क्लियर बच्चे? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोगों को ट्राई करना है। फिर से 2 मिनट का समय देंगे, इससे मिलता जुलता है, आप लोग कर सकते हो। कंप्यूट FL dash and FK dash and discuss their sign। अगर केस बनाना पड़े तो आप बना लेना, डिस्कस देयर साइन FKL इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। यहाँ पर बच्चे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो जगह एल और दो जगह के है। ट्राई करो तो जरा एफ एल डैश और एफ के डैश और उनका साइन तीनों ट्राई करो। बच्चे आप लोगों ने निकाल लिया तो अब जरा आप लोग मैच करें मेरे से। एफ के एल इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। तो एफ एल डैश निकालना है हमें, लेकिन इस बार एल बच्चे कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है, ध्यान से देखो, इतना इजी नहीं होने वाला। एल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। ए के टू द पावर ए, और अगर मैंने एल टू द पावर बी को कांस्टेंट रखा, ई टू द पावर सी के बाई एल का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ई के पावर में जो भी कुछ हो पहले तो उसको लिख देते हैं और फिर सी के बाई एल का करेंगे, सी के बाई एल का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल। तो सी के कॉन्स्टेंट और माइनस बाई एल स्क्वायर प्लस, अब भी मैंने इसको कांस्टेंट रखा था और इसका किया था, अब इस बार उल्टा करेंगे। ए के टू द पावर ए ई टू द पावर सी के बाई एल, और फिर एल टू द पावर बी का करेंगे तो बी एल टू द पावर क्या? बी माइनस वन। कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे नहीं लगता। आप देखो तो कॉमन क्या क्या ले सकते हो। ए कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। के टू द पावर ए भी कॉमन आ जाएगा, ई टू द पावर सी के बाई एल भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन बी नहीं आएगा। और जरा यहाँ देखो, एल स्क्वायर है, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। ए के टू द पावर ए ई टू द पावर सी के बाई एल लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना। इधर बचा एल टू द पावर बी, और ये एल टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा, और माइनस में सी के प्लस इधर क्या आ जाएगा? बी एल टू द पावर बी -1, ए के टू द पावर ए ई टू द पावर सी के बाई एल। और इधर से देखना, जब बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर? एल टू द पावर बी -2 छोटी वैल्यू है, छोटा पावर है, या एल टू द पावर बी -1 छोटा पावर है? जल्दी बताओ। कॉमन जब निकालते हैं तो स्मॉलर को कॉमन निकालते हैं ना। कभी भी दिक्कत हो तो ऐसे साइड में कर लिया करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एल टू द पावर बी -2 और एल टू द पावर बी -1 है। विच वन इज स्मॉलर पावर? मेरी आवाज जा रही है आप तक? देखो b -2 होगी स्मॉलर वैल्यू, b -1 में एक और माइनस कर रहे हैं तब जाकर के हो रहा है ना b -2। तो l टू द पावर b -2 ले लेंगे बाहर, माइनस सी के, और यहाँ पर एक l बच जाएगा क्योंकि दोनों में एक पावर का डिफरेंस है l। l टू द पावर b -1 इज 1l मोर देन किससे? l टू द पावर b -2 से, पावर के मामले में। अब देखो,
ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और, ई की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि ई होता है 2.7183। बेस तो पॉजिटिव है, पावर चाहे जो कुछ हम देखते ही नहीं है। अब सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि जब केस की जरूरत पड़ेगी तो आप केस बना लेना। तो केस 1, इफ BL minus CK, if BL minus CK is greater than 0, then FL dash is also greater than 0। ठीक है, बस यही है केस बनाना। तो ये FL डैश के लिए था, ऐसा ही कुछ FK डैश के लिए भी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं और केस 2 बना देना। इफ BL minus CK is less than equal to 0, then FL dash is less than equal to 0। अब हम लोग को FK डैश करना है, तो FKL is equal to AK to the power AL to the power BE to the power CK by L। तो ध्यान से देखो, FK डैश निकालना है तो K यहाँ भी है और यहाँ भी है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। AL to the power B तो रख दिया, अब K to the power A रख रहे हैं बच्चे, तो आ रहा है E to the power CK by L। अब K के रिस्पेक्ट में करेंगे तो C और L कांस्टेंट, तो C बाई L और K का 1। समझो, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों का अच्छा होगा ही। नेक्स्ट टाइम में E टू द पावर CK बाई L को रखा, K टू द पावर A का क्या हो जाएगा, A, K टू द पावर A माइनस 1, ये हो जाएगा A, और भी इसमें से कॉमन निकलेगा ना, इसको बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा बाहर, और कुछ आएगा, हाँ K टू द पावर A माइनस 1 आएगा बाहर, यहाँ एक K बच जाएगा। तो देखो A L टू द पावर B, K टू द पावर A माइनस 1, E टू द पावर CK बाई L, अंदर में एक K यहाँ रह गया, KC बाई L, यहाँ से ये जा चुका है बस A। अब मुझे आप बताएं C के बारे में नहीं पता है हमें, हाँ पता तो है ना, C और A ये सब तो पॉजिटिव होते हैं ना। अगर ये पॉजिटिव है, वैसे आपको केस बना करके लिख देना है, इफ ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, KC by L plus A is positive, then FK dash भी होगा पॉजिटिव, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। इससे भी थोड़ा सा और टफ आ सकता है, जिसमें प्रोडक्ट प्लस क्वोशिएंट काफ़ी कुछ डेरिवेटिव करके फिर हमें डिसीजन लेना होगा। सुनने में तो बड़ा मजा आता है, MPL पॉजिटिव होता है, MPK पॉजिटिव होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में नेगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन उसमें आ जाता है जब हमारा हिम्मत जवाब देने लगता है। तो इसके लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अपने आप को। और मेंटली स्ट्रांग हम कैसे बनेंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करके, पढ़ के, प्रैक्टिस करके। क्योंकि अगर आप डिफिकल्टी लेवल उससे ऊपर पहले ही कर लेते हो प्रैक्टिस के टाइम में, तो एग्जाम के क्वेश्चन के टाइम में आपका हिम्मत नहीं टूटेगा, आपको लगेगा अरे हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने कर रखे हैं, टाइम लगता है, हैव पेशेंस, आराम से हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है पेपर में, ठीक है। तो बच्चे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्वेश्चन 3, लेट टू डिमांड फंक्शन फॉर 2 प्रोडक्ट्स बी। ये कुछ चैप्टर 3 जैसा है, जो आपने क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था ना MEME 1 में, उसके जैसा है। लेट टू डिमांड फंक्शंस, लेट टू डिमांड फंक्शंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फॉर 2 प्रोडक्ट्स बी। इसमें पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अब आगे का 4th और 5th भी इसी पे बेस्ड है। फॉर 2 प्रोडक्ट्स बी, P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 इंटू Q1, ये पहले प्रोडक्ट का डिमांड फंक्शन है। P क्या है, प्राइस है, और Q क्या है, क्वांटिटी है। P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 Q2, ये सेकेंड गुड्स का डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन तो यही होता है ना, प्राइस इज नेगेटिवली रिलेटेड विथ क्वांटिटी, तो बिल्कुल सही है, नेगेटिव आ रहा है, माइनस B1 और माइनस B2, तो बिल्कुल सही है, नेगेटिवली रिलेटेड है, अपने प्राइस के साथ तो नेगेटिवली रिलेटेड होता ही है।
कॉस्ट फंक्शन, जॉइंट कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ओके मैम, आपको कैसे पता लगा? दोनों का एक ही साथ लेकर के जॉइंट कॉस्ट फंक्शन दे दिया, अल्फा इंटू Q1 प्लस Q2। फर्स्ट पार्ट फाइंड प्रॉफिट और फिर उसको मैक्सिमाइज करना है। सी पार्ट प्राइस, सी पार्ट मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। मतलब सिंपल सी बात है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, प्राइस और क्वांटिटी निकालना है। करें क्वेश्चन को। देखो जॉइंट कॉस्ट फंक्शन तो हमें गिवन है, जॉइंट कॉस्ट फंक्शन तो हमें गिवन है, सी क्यू इज इक्वल टू एल्फा Q1 प्लस Q2। जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन नहीं गिवन है हमें, जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन नहीं गिवन है हमें, तो जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? लेट जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन भी आर क्यू आ जाएगा। नहीं, रेवेन्यू फंक्शन को आप Q1 Q2 मानो, अभी दोनों पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 Q1 Q2। ये हो जाएगा बच्चे P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम दी टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, तो ये आ जाएगा P1 Q1 प्लस P2 Q2। पहले वाले से रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी, दूसरे वाले का भी प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब इसको आप सॉल्व करना जरा। P1 की वैल्यू क्या है? A1 माइनस ये रही P1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये P2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो P1 में A1 माइनस B1 Q1 इंटू Q1 प्लस P2 हो गया A2 माइनस B2 Q2 इंटू Q2। अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 Q1 माइनस B1 Q1 का स्क्वायर प्लस A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर, ये आ गया जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन। अब कोई मुझे बताएगा कि प्रॉफिट का क्या होता है? अगर हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू हो तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? यस, तो प्रॉफिट जो है वो भी Q1 और Q2 का फंक्शन हो जाएगा। ये दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, Q1 और Q2, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। माइनस कॉस्ट देख रहे हो ना, उसके जैसा हो रहा है ना, चैप्टर 3 जैसा, MME 1 में जो पढ़ा था हम लोगों ने। बस अब दो वेरिएबल के लिए आ रहा है, A1 Q1 माइनस B1 Q1 स्क्वायर प्लस A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर। ये तो रेवेन्यू लिखा है अभी हम लोगों ने, और माइनस इसको करेंगे अल्फा Q1 प्लस Q2 के लिए, माइनस अल्फा Q1 माइनस अल्फा Q2। अब देखो जितने भी Q1 वाले टर्म से सबको एक साथ रखना है। इसमें Q1 है, इसमें Q1 है और इसमें Q1 है। बाकी जो तीन बच्चे वो Q2 वाले हैं, उनको एक ब्रैकेट में रखना है। कर लें सेपरेट। तो माइनस B1 Q1 स्क्वायर और आ जाएगा A1 माइनस अल्फा इंटू Q1। फिर इधर आ जाएगा माइनस B2 Q2 स्क्वायर प्लस A2 माइनस अल्फा इंटू Q2। अब चैप्टर 3 का पूरा लॉजिक लगेगा। परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग जो हम लोग करते थे वही काम यहाँ भी करना है। सबको आता है? चैप्टर 3 आप लोगों ने पढ़ रखा है MME 1 का? नहीं पढ़ा तो ज़्यादा ध्यान देना। देखो ये जो कोफिशिएंट होता है ना, Q1 स्क्वायर का क्वाड्रेटिक आ गया है, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये जो कोफिशिएंट होता है इसको बाहर ले लेते हैं ताकि अंदर ब्रैकेट में कोफिशिएंट क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसको बाहर ले रहे हैं, ध्यान से देखना। माइनस B1 अंदर में क्या बचेगा,
Q1 स्क्वायर हम आराम आराम से करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने मेरे से MM1 पढ़ा है या नहीं। जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो कर भी लिए होंगे, अब आगे का काम उन्हें पता है कि क्या करना है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा या भूल गए हैं उनके लिए रिवीजन चल रहा है, अभी ध्यान से देखो। -B1 ले लिया तो इधर आ जाएगा A1 माइनस एल्फा बाई B1 इंटू Q1। इसी तरीके से यहाँ -B2 आ जाएगा इस ब्रैकेट से, तो Q2 स्क्वायर माइनस A2 माइनस एल्फा बाई B2 इंटू Q2। अब देखो -B1 तो सही है, Q1 स्क्वायर, और इसमें आपको याद है ना बचपन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है, इंटू Q1। अब आपने 2 देखा, A देखा, तो जो बच गया वो पूरा क्या है, B है। तो उसी चीज का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार उसी चीज का माइनस हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस करेंगे। पहले ब्रैकेट के साथ हुआ, दूसरे ब्रैकेट के साथ कर रहे हैं बच्चे, -B2 Q2 स्क्वायर, सेम सेम ऑपरेशन होगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन और फिर 2 से डिवाइड भी करना है। अब आप देखो ना फॉर्मूला, A स्क्वायर, ध्यान से देखो, फिर 2A और जो बचा वो पूरा क्या हो गया, B जैसा हो गया। तो उसी का होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। अभी आपको टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि A B अल्फा ये सब आ गया ना, पहले नंबर में होता था तो आसान लगता था। A2 माइनस एल्फा बाई 2B2 का होल स्क्वायर। इस वाले स्टेप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बच्चे, सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ध्यान देना जरा, जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, ये तीनों टर्म मिलकर के क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। वैसे ही ये भी A माइनस B का होल स्क्वायर, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकलेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकलेंगे। करें, मैंने समझा दिया कि क्या करने वाले हैं। तो देखो -B1 Q1 माइनस A1 माइनस एल्फा बाई 2B1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वाला काम कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, एक B1 ऊपर और नीचे 4B1 स्क्वायर, होल स्क्वायर है 4B1 स्क्वायर। तो A1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, 4B1 स्क्वायर, तो 4 रह जाएगा और एक B1 रह जाएगा, माइनस B2 Q2 माइनस A2 माइनस एल्फा बाई 2B2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर आ गया A2 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, फिर नीचे में वही चीज, 2B2 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 4B2, क्या आएगा, 4B2 का होल स्क्वायर। लेकिन एक B2 बाहर में है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और नीचे में आ गया 4B2। अब देखना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। ये भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, लेकिन इनके साथ जो लगा हुआ है ये और ये दोनों है नेगेटिव। कैसे पता, आ जाओ वापस क्वेश्चन पे एक बार। फॉर दिस डिमांड फंक्शन टू बी डिफाइंड, B1 must be greater than 0 and B2 must be greater than 0, then only there will be negative relationship between price and quantity। समझ में आ रही है बात? तो अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भी हम आइडिया लगा लेंगे कि B1 is greater than 0 and B2 is greater than 0। अब देखो -B1 नेगेटिव -B2 नेगेटिव, तो उस केस में इसका क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसका भी क्या होगा, मैक्सिमम इज 0।
इसका भी मैक्सिमम is 0। देखो होता क्या है कि आपके पास या तो नेगेटिव आएंगी या फिर 0 आएगा। तो सारे नेगेटिव और 0 में से हम मैक्सिमम तो ढूंढ ही सकते हैं ना, दैट इज 0। इसलिए हम कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0। अगर आप 0 नहीं लोगे तो फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो छोटी होती है नंबर लाइन पे। तो अब हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इसको होना पड़ेगा 0 और इसको भी होना पड़ेगा 0। तो किस लेवल पे होगा ये 0? कब होगा? जब Q1 की वैल्यू ये होगी। ध्यान दो, एट Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1। एट Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1। और फिर Q2 लेवल जो होगा वो हो जाएगा A2 माइनस Q2 की वैल्यू ये होगी, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बनाएंगे। A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2। तो ये क्वांटिटी लेवल आ गया जिस पे हमें मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। इस पे हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट पाई ऑफ Q1 Q2 इज इक्वल टू, इसको तो 0 कर देना है, प्लस A1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 B1। फिर नेक्स्ट वाले को 0 कर देना है, A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 B2। अब 0 0 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में। A1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 B1 प्लस A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 B2। ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन का ये फायदा होता है कि डायरेक्टली मैक्सिमम भी पता लग जाता है और किस लेवल पे है ये भी पता लग जाता है। हमने 2 पार्ट तो कर लिया, कुछ और बाकी है? बाकी है या नहीं? प्राइस डिटरमाइन करना। तो देखो प्राइस का रिलेशनशिप तो इन लोगों ने दे रखा है, P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 Q1 और A2 माइनस B2 Q2। तो P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 Q1, P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 इंटू Q2। तो P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 और Q1 की ये वाली वैल्यू डाल देनी है, Q2 की ये वाली वैल्यू डाल देनी है। तो B1 के साथ आ जाएगा A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1, B1 B1 कैंसिल, ये आ गया A1, एलसीएम भी ले लो साथ ही साथ, 2A1 माइनस A1 प्लस अल्फा बाई 2, ये आ गया A1 प्लस अल्फा बाई 2। दिस इज P1। सिमिलरली P2 भी आ जाएगा, A2 माइनस B2, Q2 हो जाएगा A2 माइनस क्या था, A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2, B2 B2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2A2 माइनस A2 प्लस अल्फा बाई 2। तो ये आ गया A2 प्लस अल्फा बाई 2। ये आ गई किसकी वैल्यू? P2 की वैल्यू। की वैल्यू आ गई P2 की वैल्यू। तो P1 और P2 दोनों आ गया। क्लियर? इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन में था नहीं, 3 पार्ट थे। प्राइस निकालना था, क्वांटिटी निकालना था और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट फंक्शन भी था, तो प्रॉफिट फंक्शन यही हो गया पूरा, ये हो गया पूरा प्रॉफिट फंक्शन। या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, यही ठीक है, यही है प्रॉफिट फंक्शन। तो समझ में आया बच्चे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, वो आपको ट्राई करना है। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटिटी दे रखा है L1 प्लस L2। 2 टाइप के लेबर हैं, एक है स्किल्ड लेबर और एक है अनस्किल्ड लेबर। होते हैं ना जैसे इंजीनियर और ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्किल्ड लेबर होते हैं, पढ़े लिखे टेक्नीशियंस वगैरह। अनस्किल्ड लेबर जो अनपढ़ लोग सब होते हैं, लेबर का काम करते हैं।
दोनों का वेजेस फंक्शन दे रखा है। W1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1। तो W1 इज द वेजेस पेड टू फर्स्ट टाइप ऑफ लेबर। W2 ये है वेजेस पेड टू सेकेंड टाइप ऑफ लेबर। अब इन्होंने बोला है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। फिर है दूसरा ऑप्टिमल लेबर डिमांड निकालो, ऑप्टिमल लेबर डिमांड निकालो। एंड सी है ऑप्टिमल वेजेस निकालो। ध्यान से देखो। अब आपको कि मैम यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ तो रेवेन्यू कॉस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखो बच्चे, जब आप अपने किसी फॉर्म में लेबर को हायर किए हो, वर्कर्स को, तो आपके लिए कॉस्ट क्या होगा? जो हम वर्कर्स को सैलरी पे कर रहे हैं वही आपके लिए कॉस्ट होगा ना। तो यहाँ पर कॉस्ट जो, यस, जो भी आप सर्विस के लिए पे कर रहे हो दैट इज योर कॉस्ट। तो कॉस्ट डिपेंड करेगा L1 और L2 पे। तो ये हो जाएगा W1 L1 प्लस W2 L2। तो W1 L1 का मतलब है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1 इंटू L1। घबराओ नहीं, आज परफेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, आपको घर से करके लाना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ प्रॉफिट फंक्शन निकालने तक करेंगे बस। W2 की जगह पे आप डाल दोगे अल्फा 2 प्लस बीटा 2 L2 इंटू L2। ये हो गया हमारा क्या, कॉस्ट फंक्शन। तो अल्फा 1 L1 प्लस बीटा 1 L1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 L2 प्लस बीटा 2 L2 का स्क्वायर। रेवेन्यू क्या होगा, कोई मुझे बताएगा रेवेन्यू क्या होगा? कहोगे मैम जितना प्रोडक्ट है डेट इनटू प्राइस, लेकिन प्राइस तो है ही नहीं यहाँ पर। जब प्राइस नहीं है तो प्राइस को कांस्टेंट लेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू इज इक्वल टू Q इंटू P इंटू Q, वेयर P इंटू L1 प्लस L2। P इज कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है। तो ये आ गया PL1 प्लस PL2। अब आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। तो L1 L2 निकालोगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे। तो PL1 प्लस PL2 माइनस अल्फा 1 L1 माइनस बीटा 1 L1 स्क्वायर माइनस अल्फा 2 L2 माइनस बीटा 2 L2 का स्क्वायर। पूरा करेंगे तो ये आ गया माइनस, देखो L1 यहाँ है, L1 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 इन तीनों को एक साथ लिख देना है। तो माइनस बीटा 1 L1 स्क्वायर और प्लस P माइनस अल्फा 1 इंटू L1, दिस इज फर्स्ट वन, प्लस माइनस बीटा 2 L2 स्क्वायर और फिर L2 के साथ क्या हो जाएगा, P माइनस अल्फा 2 इंटू L2। अब इसके आगे का काम आपको खुद करना है, बता देते हैं क्या क्या करना है। यहाँ से माइनस बीटा 1 को बाहर लोगे तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस बीटा 1, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ से माइनस बीटा 2 को बाहर लोगे, फिर उसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर करके फिर पूरा आपको कंप्लीट करना है। ये होमवर्क में काम दे रहे हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर करने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे तो आप अपना इसको मैच करना। नेक्स्ट क्लास का क्लास नंबर क्या होगा, किसी को आइडिया? आज कौन सा क्लास था? नेक्स्ट विल बी 5th क्लास, चैप्टर 15। ठीक है, चैप्टर 15 का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, तो ध्यान दो। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। अभी भी कर सकते हैं लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, खुद से आपको एक बार ट्राई करके आना चाहिए। 4 के बाद फिर एक 5th क्वेश्चन भी है जिसमें थोड़ा सा एक स्पेशल चीज़ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, तो उसको समझेंगे। और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन 2 वेरिएबल्स, उसके बाद से हमारा चैप्टर 15 खत्म हो जाएगा।
तो जो टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है वो हार्डली 1 घंटे का है, 1 से 1.25 घंटे का है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ दिया, इसको नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 15 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग चैप्टर 15 के पीपी पे चलेंगे, फिर असाइनमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।